कोई बात पूछी है आपने? आपने से किसी ने कोई बात पूछनी है बेटा? कोई क्वेश्चन आपने पूछना है जी? आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अली इसका क्या करें आप ये सीआरपीसी का? सर सारा कुछ सामने कर लिया। सजेशन है तो बताओ, कोई और चीज आपको अच्छी लगती है तो आप बता दो। नहीं सर सारा ही डीपली हमने कर लिया। तो इसको फिर बाकी क्लासों में क्या करना है? अब सर कुछ बचा ही नहीं है, बस यही है कि रिवीजन कर लेते हैं एक मरतबा दोबारा, सारी जो प्रोसीजर है उसको ये प्रिसाइजली देख लेते हैं समरी के तौर पे। चलो इसको भी ऐसे ऐसे, हाँ ये है, इसको कर लेते हैं। तो ये काम ठीक है। एफआईआर से स्टार्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जितने प्रोसीजर्स हैं, सादा लीव टू अपील हो गया हमारा, हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील हो गई हमारी, रेगुलर फर्स्ट अपील हो गई, ये सारा हम देख लेते हैं। यहाँ इधर तो नहीं है ना, इसमें तो अपील वाला एक ही चैप्टर है, वो तो सीपीसी की प्रोविजन है, सेक्शन 96 लेके 104 तक। हाँ जी सर, वो इसके अंदर अपील आ गई, उसके अंदर हम लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट वाली तो आ ही जाती है ना। हाँ वो तो आनी है ना, वो तो आनी। अच्छा तो ये कल मुझे 8 सेमेस्टर वालों ने हुक्म दिया था कि सर हमें चार्ज बढ़ा दें, तो आज इनको मैं चार्ज थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। ठीक है सर। जी तो आपने अगर ये 10th सेमेस्टर वालों ने अगर सुकून से बैठना तो बैठे रहो, मेरी तरफ से छुट्टी बेटा, ठीक है? तो पढ़ाने इनको मैंने है, ठीक है, चार्ज, क्योंकि इनका हुक्म था कि सर हमें चार्ज बढ़ा दें, ठीक है? तो ये भी लोग आ गए हैं मोस्टली, ठीक है, तकरीबन 30 के करीब लोग हो चुके हैं। तो पहली तो बात ये, अगर आप में से किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। जब आपने घर पढ़ना नहीं है, फिर मैं जितना पढ़ाता रहूँ, फिर मेरा पढ़ाने का फायदा तो कोई नहीं होता। आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लो मेरे से। अभी ये हर किसी के पास ऑप्शन है, फिर मैंने हर किसी को मूव कर देना, ठीक है? तो कोई आप सजेशन देना चाहते हो, कोई आप बात करना चाहते हो, जी बिस्मिल्लाह आप करें, मैं हाजिर। कोई तरीका आप? सर यूनिवर्सिटी कब खुल रही है? यूनिवर्सिटी बेटा 15 को सुनो। कब सर? 15 कल परसों फैसला होगा बेटा इंशाल्लाह। सर चांसेस है खुलने की कि नहीं? इंशाल्लाह उम्मीद तो है बेटा खुलेंगे। सर फिर जब खुलेंगी तो सर आप सारी सीआरपीसी रिवाइज करवा देना मतलब। मैं करवा दूंगा बेटा, 2 दफा करवा दूंगा। थैंक यू सर। तो बेटा ये एहसन इकबाल आया है, 48 रोल नंबर अगर सामने है तो सामने आ 48 रोल नंबर। जो सर जो डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, जो किसी भी केस में आपने पाया कि प्रॉपर्टी जो है माल मुकदमा जो सर उसकी भी मुझे। आपका नेट बहुत स्लो है भाईजान, जो आप ये बात कर रहे हो मुझे आपकी आवाज बिल्कुल जैसे आ रही है भाई, ना होने के बराबर। किसी अच्छी जगह पे जाके बैठो बेटा, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। सर सिखा देता जी बेटा। सर जी बेटा। सर ये डिस्पोज प्रॉपर्टी जो स्पुर्दारी था, हाँ सर इसका कॉन्सेप्ट सर सेक्शन वाइज रीडिंग करा दे, कॉन्सेप्ट सर इसका क्लियर नहीं है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का? जी सर वो 526 और 528 तक सर वो सेक्शन वाइज रीडिंग करा रहे हैं सर, हुआ तो पॉसिबल। आज को देख लेते हैं, कल उसको देख लेंगे। और कोई? ठीक है सर। नहीं सर थैंक यू। आपके पास बुक है? आपने नोट्स पढ़े हैं जो हमने नोट्स फॉरवर्ड किए आप? जी सर जी। अच्छा सर ये डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, तो उन नोट्सों में कुछ एक दफा आप पढ़ लो,
फिर मुझे बता देना बेटा। ठीक सर। कोई और बात अगर आपने करनी है तो सर ये एहसन को गए अपना माइक म्यूट कर लें। एहसन इकबाल भाई साहब आवाज नहीं आ रही सर की भी। हाँ ये नहीं। तू कहाँ आ गया हैं? सलाम सर। वालेकुम सलाम। आपने एंट्री कहाँ से मार लिया है? मैं सर सलाम करता हूँ सर, तैयार हो रहा था, चली जाने लगा था, मैं सर को सलाम करता हूँ। चलो माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सर तबीयत से ठीक है? और उस्मान ठीक ठाक, आप सुनाओ। तो उस्मान सर जी को मेरे मुस्तफा लायक। बस थैंक यू जी सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। सर कुछ नहीं। शाही सोने हो गए हो कहा रह के माशाल्लाह। अच्छा जी, आज हमने शुरू करना है बेटा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है, या जिसे कहते हैं पहला जो पोर्शन है ना सवाल का, इसको हम अगर 221 से लेके 240 में हम डिवाइड करें ना, तो इसका पहला पोर्शन जो है वो जाके डील करता है बेटा चार्ज को, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, वेदर चार्ज कैन बी अल्टर्ड, अमेंड एट एनी स्टेज, एंड व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज शीट। ये सवाल आता होता है। पहले इसके सेक्शन है ना, तो इन बातों को डील करते हैं जो पहला पोर्शन है। दूसरा सवाल आता होता है जेंडर ऑफ चार्जेस, समझ आ गई? ये सवाल इस तरीके से दो किस्म करते हैं। तो पहले मैं आपको जनरल कंसेप्ट दे दूं बेटा, मैं आपको कई दफा आपको लिखा चुका हूँ डेफिनेशन कि चार्ज इज अ प्रिसाइज फार्मूलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजेशन अगेंस्ट द अक्यूज व्हिच ही नोज। ये जनरल हमने देखा कि ये एक स्पेसिफिक फार्मूलेशन है किस चीज की, एक अक्यूज की जुर्म की एक कहानी है जिसको फार्मूलाइज करती है कौन कोर्ट, जो कि एक मुल्ज़म जानता है कि मैंने क्या किया है, इसको कमिट किया है, मैंने ये जुर्म किया है, जब उसको इस चीज़ का बताया जाता है, उसको कहा जाता है, ठीक है। ये सेक्शन 221 की मैं बात कर रहा हूँ, 221 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने इसको देखना है चार्ज को, तो सेक्शन 4 है जो इसको डिफाइन करता है, याद है? अगर आपको याद हो तो सेक्शन 4 इसका गालबन सब सेक्शन है वो सी है, 4C डिफाइन करता है, ठीक है। उसमें उसने बड़ी जो थी टेक्निकल सी डेफिनेशन लिखी हुई थी, जिसका मतलब ये था चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्जेस व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन, ठीक है। इसकी जो है ना अनेबल टू यानी कि इजी नहीं है टू अंडरस्टैंड, बट जो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे इंटरप्रिटेशन में देखा था, तो मैंने ये हर क्लास में तकरीबन मैंने ये डेफिनेशन दी थी कि प्रिसाइज फार्मूलेशन, ठीक है, चार्ज मीन द प्रिसाइज फार्मूलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजेशन अगेंस्ट एन अक्यूज व्हिच ही नोज। समझ आ गई बात की? तो किसी भी शख्स के खिलाफ जब आप क्या करते हैं, प्रिसाइज फार्मूलेट कर लेते हैं किसके मुतालिक, उसकी जुर्म, उसकी दास्तान के मुतालिक, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, चार्ज। हम कहते हैं ना मेरे पे चार्ज किया है, ठीक है। तो जब चार्ज का मतलब ये है जब आप इस कटहरे में आ जाओ कि हम ये कहते हैं कि आपने ये कमिट किया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आपने देखना है बेटा सेक्शन जो है 221, वो कहते हैं कि फ्रेम ऑफ चार्ज में चीजें क्या क्या होती हैं। कि मैं ऐसे कह दूं कि व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल्स ऑफ चार्ज, एक चार्ज में क्या क्या चीज होती है। समझ आ गई बात की? समझ। पहली बात आपने ये लिखनी है ऑफेंस टू बी स्टेटेड, ठीक है। पहला जो होगा, अगर आपने ये देखना है ना बेटा, तो आपने आज कोशिश करनी है, ये नेट पे भी आपको मिल जाता है चार्ज शीट। आपने तो फर्द जुर्म जिसे हम कहते हैं, ये परसों भी खबर आई थी कि नवाज शरीफ जो थी जरदारी साहब पे फिलहाल केस में फर्द जुर्म जो है अब बाय द वे ऑफ ऑनलाइन जो है वो इम्पोज की जाएगी। तो इसी सेक्शन, इसी प्रोविजन की बात हुई थी कि जब उन पे जो है वो फर्द जुर्म ऐड होनी है ना बेटा, उस चार्ज शीट में सवाल ऐसे भी आ जाता होता है व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल्स ऑफ द चार्ज शीट, ठीक है। तो आपने पहला जो है आपने क्या करना है, आपने लिखना है ऑफेंस टू बी स्टेटेड। आपने क्या लिखना है, ऑफेंस टू बी स्टेटेड कि सबसे पहले किस चीज का जिक्र किया जाएगा, आपके ऑफेंस का। समझ आ गई बात की? उसके बाद अलग आपका भला करे कि जो है आप ओही ना एक साडे घर सारे साइंसदान अली हैदरमान है, ये घर बातें कर लो, ये मेरी क्लास सुन लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात आ गई बेटा एक जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस, यानी कि क्या बताना है। अगर मैंने 302 बताना है कि यू आर चार्ज अंडर सेक्शन 300 CRPC, ठीक है, तो मैंने फिर 300 को क्या करना है, बताना है भाई 300 से मुराद कत्ल अमद है। तो मैंने इसकी क्या बतानी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस बाय द
नेम, मैंने यू हैव कमिटेड जैसे हम कहते हैं थेफ्ट अंडर सेक्शन, ये यानी कि सेक्शन का नंबर अलग आपने बताना है, उसकी डेफिनेशन आपने उसको अलग अलग बतानी है। दो बातें होगी, यानी कि फ्रेम ऑफ चार्ज में आपने क्या क्या चीज़ों को जिक्र करना है, आपने ऑफेंस टू बी स्टेटेड नंबर 1, नंबर 2 डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफेंस बाय द नेम, यानी कि अब आपने जो उसका नेम है आपका, जैसे हम कहते हैं चोरी, रॉबरी, डिकेटी, ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इस तरीके से आपने उसको बताना भाई आपने ये काम किया है, आपने ये काम जो है वो क्या किया है, कमिट किया है, ठीक है बेटा। उसके बाद नंबर 3 जैसे आपको बता दिया कि डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस आपने जो है वो उसके साथ ही आपने सेक्शन ऑफ लॉ बताना है कि भाईजान इसका जो है एक्ट ये है, अगर सीएनएस में है तो उसका सेक्शन 9 है तो आपने बताना भी सेक्शन 9 आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, उसकी पनिशमेंट, उसकी डेफिनेशन, हर चीज़ आपने क्या बतानी है उसको, जो अक्यूज्ड होगा जिसके खिलाफ आप चार्ज फ्रेम कर रहे होंगे उसको आपने इन डिटेल में जाकर बताना है, ठीक है। उसके बाद है कंप्लायंस विद द सब्सटेंटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि जो उसकी लैंग्वेज होगी अगर उसको समझ नहीं आती तो आपने उसको बकायदा इंटरप्रेट करके उसको हर बात समझानी है, ठीक है। और ये सारी बातें आपने क्या करनी है, रिड्यूस एंड राइटिंग आपने क्या कर लेनी है, लिख लेनी है, जिससे हम कहते हैं शीट बना लेनी है, एक सफेद कागज पर लिख के, समझ आ गई। उसके बाद अगर उसकी कोई प्रीवियस कन्विक्शन है तो उसका आपने कहना है कि जनाब आपके खिलाफ ये रिकॉर्ड भी है, समझ आ गई बात की। उसके बाद याद रखिएगा अगर ये सारी बातें हैं किसमें, सेक्शन 221 में, ये कहाँ पे हैं आपकी सारी बातें, सेक्शन 221 में। अब जो 222 है उसमें कहता है कि जनाब आपने क्या करना है, आपने बकायदा टाइम ऑफ ऑफेंस भी बताना है, आपने क्या करना है, टाइम ऑफ ऑफेंस भी बताना है, आपने प्लेस ऑफ ऑफेंस भी बताना है, ठीक है, और उस बंदे का नाम भी आपने बताना है जिसके खिलाफ आपने वो ऑफेंस कमिट किया है। ये 3 बातें होगी 222 की, समझ आ गई कि टाइम ऑफ द ऑफेंस, प्लेस ऑफ द ऑफेंस एंड द नेम ऑफ द ऑफेंस, नेम ऑफ द सच पर्सन अगेंस्ट होम द ऑफेंस वाज कमिटेड, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है थिंग अगेंस्ट होम द ऑफिस जो था, कोई अगर चीज है, यानी कि अगर आपने उसकी चोरी की है अगर कोई चीज तो आपने बकायदा उसका जिक्र भी किया, आपने पैसों का लेन देन, आपको कोई भी आपकी ऑफेंस बुक जो है सीपी से आया है, पीपीसी, उसमें जो आपका बेटा ऑफेंस बनता है ना, आपने बकायदा उसके बारे में उसको बताना है, ठीक है। और आपने कहना है कि चोरी किया या कोई चीज की चोरी है या जिस किस्म का भी आपकी डिस्क्रिप्शन बनती है ना, आपने बकायदा उसको जिक्र करना है बेटा, आपने बकायदा उसको जिक्र करना है। इन तमाम ये जो यहाँ तक ये बातें हमने 7-8 पढ़ी हैं, ऑल दीज आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्जशीट। एक फर्द जुर्म में ये चीजें होती हैं, जैसे अगर आपने, मैं आपको अक्सर मिसाल देता था क्लास में 10th सेमेस्टर में, तो मैंने ये बड़ी डिटेल में पढ़ाया है कि अगर अल्लाह आपको जज बनाएगा और आप मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 होंगे, मजिस्ट्रेट दफा 30 दफा बन जाएंगे, समझ आ गई, तो आप कहेंगे आए इलाका मजिस्ट्रेट या आए मजिस्ट्रेट इन सेक्शन 30 चार्ज यू that you along with such and such others committed the such and such offense at the some and such and such place with such and such thing, ठीक है। एट द सेम जो पुलिस स्टेशन होगा उसका ऑफेंस, हर बात उसने डिस्क्रिप्शन बतानी है, मुकदमा नंबर बताना है, और आखिर में उसने कहना है कि वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट, ठीक है, वेदर यू कन्फेस, ठीक है। ये सारी बातें नीचे उसने चार्जशीट के नीचे उसने नोट देना है, ये सारे सवाल एक ही कागज पे लिखेगा, ठीक है। और हम इसको क्या कहेंगे भाईजान, इसे हम कहते हैं फर्द जुर्म, उर्दू में से क्या कहते हैं, फर्द जुर्म, जब उसको जुर्म के बारे में बता दिया जाता है, समझ आ गई बात की। तो ये सारी बातें जो है अल्लाह आपका भला करे। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट इसने लिखा है बेटा कि अगर आपका है कोई लेन देन है प्रॉपर्टी का, लाइक ग्रॉस सम में 222 के साथ लेकिन का आप पढ़ोगे, यानी कि अगर आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है, और कोई है आपको एग्जैक्ट डेट मेंशन करना चार्जशीट में जरूरी होगी, तो सच जुडिशियल ऑफिसर इज बाउंड, ये सच कोर्ट इज बाउंड टू डिस्क्राइब the whole story of the offense which has been committed and which is going to charge which is going to allege against the such accused। तो ये सारी बातें ये किसके बारे में है, चार्जशीट के बारे में, समझ आ गई बेटा बात की। तो अगर ये आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको बड़े थारोली ये चीजें आपको मिलेंगी, बड़े डीप पर इसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एलैबोरेट किया हुआ है, तो ये चीजें अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसमें लिखा है बेटा सेक्शन जो है 225 की ये बातें कर रहा था। अगर आप 223 में देखोगे कि जो अल्लाह आपका भला करे, मैनर्स ऑफ डिफेंस, जो आपने जिस अंदाज में आपने वो क्या किया होगा, ऑफेंस कमिट किया होगा, बकायदा जज क्या करेगा, उनका जिक्र करेगा कि आपने मिले से मारा है, आपने
फिलान जगह से मारा है, उस जगह से मारा है जो उसको फिलान जगह पे जाकर लगे और उसकी ये इंजरी काज हुई, और ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपने अपनी चार्जशीट में बकायदा उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, अब जो है चार्ज हो गया फ्रेम, याद रखिएगा मैं आपको थोड़ी सी चीज बता दूं, यहाँ पे चार्ज फ्रेम हो जाता है बेटा। सपोज आप समझते हो कि चार्ज ठीक फ्रेम नहीं होता, या आपकी कोर्ट में जो है ना, when the challan has been submitted by the IO before the court and the court initiate the trial, ये कोर्ट क्या करना शुरू कर देती है, प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर देती है, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो एक आपका ऑफेंस जो आपको चार्ज किया जाता है वो अमेंड हो जाता है, उसको पुलिस पार्टी या आपकी कोर्ट या कोई किसी अंदाज से आपको क्या लगता है अमेंड हो जाता है, वो ओरिजिनली चेंज हो जाता है। समझ आ गई बात की? अब क्या आया, उस स्टेज पे चार्ज को अमेंड किया जा सकता है जो कि पहले ट्रायल हो आपका शुरू हो चुका था, उस पर शहादत भी हो चुकी थी। समझ आ गई बात की? शहादत भी हो चुकी थी, लेकिन बाद में ये बात दौरान इन्वेस्टिगेशन जो कि पेंडिंग थी, जब ये ट्रायल स्टार्ट हुआ था चार्ज पहले अभी क्या थी, पेंडिंग थी, लेकिन बाद में ये हुआ कि बाद में पता चला कि भाईजान 324 जो है ना ये तो कट गया, बाकी आपका रह गया 337F5। अब 337F5 तक चार्ज होगा ना, तो 324 तो नहीं ना होगा। तो जब 324 को कोर्ट क्या कर सकती है, याद रखिएगा बेटा, अब यहाँ पे बात सुन लेना, बिफोर दी जो वर्डिंग है ना आपके सेक्शन 2 to 7 की, सेक्शन 2 to 7 की जो वर्डिंग है वो ये कहता है, एग्जैक्ट ये कहता है कि बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल जजमेंट, बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल जजमेंट, a court can amend, a court can alter the charge। समझ आ गई? जब कोर्ट क्या करेगी, उस पहले वाले चार्ज को अमेंड करेगी जिस पे शहादत भी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो याद रखिएगा कोर्ट क्या करेगी। अब हमने ये बात कहाँ पे पढ़ी थी, 540 में, अगर आपको याद हो, क्योंकि अब ये इनको तो सारी बातें जिन्होंने पढ़े CRPC सही तरीके से पढ़ी है तो ये चीज एंजॉय करेंगे। 540 में हमने ये पढ़ा था, रिकॉलिंग ऑफ द विटनेस। ठीक है, when the material proposition has been appeared on the which has been appeared on the face of the court, court may recall the witness, the court can ये बातें हम वहाँ पे बड़े तरीके से पढ़ चुके हैं, अगर आपको बेटा याद हो तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकती है, दोबारा गवाहान को बुलाएगी और उसके मुताबिक वो क्या करेगी, उनसे आपकी शहादत लेगी और दोबारा जजमेंट अनाउंस करेगी। लेकिन शर्त ये है कि जब चार्ज आपका जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, बिफोर दी, अगर ट्रायल कोर्ट में है ना बेटा, ट्रायल कोर्ट में तो जजमेंट अभी अनाउंस नहीं हुई, तो जजमेंट से पहले कोर्ट किसी भी टाइम उसको क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद बेटा इसमें अगली बात मैं बता दूं आपको कि प्रोसिक्यूशन क्या कर देती है, प्रिजुडिस कर देती है, यानी कि जो आपका पहले वाले किसी चार्ज में क्या होता है जो कि बाद में अमेंड होता है या अल्टर होता है, उस पर फैसला आ जाता है। अच्छा, एक बात एक और भी आपको बता दूं, अगर ये अब जजमेंट से है, ये इंटरप्रिटेशन है कोर्ट्स की, कि अगर कोर्ट करती है ना रिमांड, अगर हमें ये याद हो, अगर आपको याद हो, ट्रांसफर ऑफ द केसेस हमने पढ़ा था, देयर इज एनी अब्यूज प्रोसेस ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, जब आपको अपीलेट कोर्ट को ये लगता है कि कोई ना कोई गलती हुई है, कोर्ट ने जब ये कन्विक्शन ग्रांट की है, कोई चार्ज फ्रेम नहीं, जब ये इरेगुलरिटी थी, जो कोर्ट ने क्या किया, गलत किया है, चार्ज फ्रेम ठीक नहीं किया, चार्ज फ्रेम करने के कोर्ट ने कोई कमी कुताही की है, तो बेटा याद रखिएगा, तो हायर कोर्ट जो होगी वो क्या कर सकती है, उसको दोबारा वापस से भेज सकती है। समझ आ गई बात की? रिमांड भी कर सकती है और चार्ज को कह सकती है, इसको दोबारा इसकी जो फर्दर एविडेंस इसको लेके इसको दोबारा आप इसको क्या करो, सुनो और इसका फैसला दोबारा करो। समझ आ गई? इसी तरीके से ये बात कहाँ पे लिखी हुई है आपके सेक्शन 2 to 9 में, ठीक है, कि या तो डायरेक्ट कर देगी आपके इसको ट्रायल को, तो न्यू ट्रायल इसको होना चाहिए, या उसको क्या कर देगी, एडजर्न कर देगी जो ट्रायल चल रहा था। समझ आ गई बात? ठीक है, ये बात 230 में भी लिखी हुई है कि अगर आपका चार्ज एक दफ़ा अमेंड हो जाता है, अल्टर हो जाता है, तो कोर्ट क्या कर देगी, जो है प्रीवियस सेंक्शन की हद तक, उस टाइम तक अंडर सेक्शन 230 जब तक वो प्रीवियस चार्ज विद वन ऑफेंस, तो उस टाइम तक कोर्ट क्या करेगी, आपका नया ट्रायल स्टार्ट नहीं करेगी, उस टाइम तक नहीं करेगी जब तक उसका प्रीवियस वाला जो है वो सेंक्शन नहीं हो जाता। तो यहाँ तक एक सवाल आता होता है, ठीक है बेटा, ये तो मैं आपको जनरल थीम बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये चीज़ें आपने पढ़ी नहीं, ठीक है, तो इसमें मैं उस फोकस में जाना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि लोग फिर बातें करते हैं। ये आपका एक हुक्म था कि मैंने सर हमें एक चार्ज का ओवरव्यू दे दूँ, तो एक चार्ज का ओवरव्यू था,
बाकी ये अगर आपने इस चीज़ को देखना हो तो डीपर एप्रिसिएशन में आप इसको जाके देख सकते हो। ठीक है बेटा जी। मुदस्सिर तुफैल साहब, इसके अलावा बेटा आपने कोई और बात पूछी है तो मेरे से पूछ लो। जी सर वो कोर्स आउटलाइन तो शेयर करवा दें सर, सीआर से कह किसकी? सीआरपीसी की सर। सीआरपीसी की आपके पास नहीं है? नहीं है सर। चलिए ठीक है। कोर्स आउटलाइन या कोर्स ये जो है आपका अल्लाह भला करे आपका ये जो नोट्स हैं वो? नहीं सर, सिलेबस आउटलाइन सर जो हमने पढ़ा था। ठीक ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। करवा देते हैं बेटा। आज पहले मैं हुए तो फॉरवर्ड हैं, हमने किए तो थे गालबन। नहीं सर, नोट्स हैं सर, नहीं सारे हैं। नहीं उससे पहले हमने ये आउटलाइंस बनाई थी, हमने सेंड की थी। अब कोई चीज बच गई है तो आप सजेस्ट कर दें, हमें बढ़ाने को तैयार हैं। नहीं सर, कोई शेयर नहीं की सर, कोर्स आउटलाइन नहीं शेयर की। नहीं जनाब, मैंने खुद किए हैं। बहरहाल मेरे पास हैं जी, मेरे पास खुद मौजूद है, मैं आपको शेयर कर दूँगा, ग्रुप में कर दूँगा। और हुक्म जी। इसके अलावा आप में से अगर कोई बात और पूछना चाहते हैं जी बेटा। जी सर ये प्रीवियस सेक्शन वाली जो बात है ना 230 में, ये वाली अगेन रिपीट करना। प्रीवियस सेक्शन प्रोसीडिंग स्टेट इफ न्यू और अल्टर चार्ज रिक्वायर्स द प्रीवियस सैंक्शन। ठीक है, यानी कि जो पर्सन चार्ज विद वन ऑफेंस बी कन्विक्टेड ऑफ अनदर। समझ आ गई बेटा बात की? कि अगर आपका जो एक चार्ज पहले एक था, यानी कि इन्वेस्टिगेशन में आप समझते हैं ना कि जो पुलिस ने आपका वर्जन रिकॉर्ड करना था 354A बनता था, लेकिन पुलिस ने लगाया 354 खाली जस्ट। लेकिन आपने बाद में एप्लीकेशन दी, ठीक है, कि चार्ज जो है इसको अमेंड किया जाए, जो हमारा वर्जन था वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। बाद में कोई आपका जो है ना बेटा सेक्शन जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो उसमें इसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपको कोई एक और ऑफेंस जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है, उसमें जाके फिर जब तक वो प्रीवियस सेंक्शन नहीं होगा उस टाइम तक वो जो प्रोसीडिंग होगी वो क्या कर दी जाएंगी, रोक दी जाएंगी, जब तक आपका वो फर्ज जुर्म या चार्जशीट नहीं होती। क्योंकि ट्रायल तो उसके मुताबिक ही होगा ना जो आपकी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ डिक्लेयर होगी। और जी और सर ये जो सेक्शन 222 है, मतलब 222, इसमें जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेट्स शैल नॉट एक्सीड 1 year। बिल्कुल ठीक है। जो आपका जो गैप है उसमें जो आपने जब लिखना है तो इनका जो दरमियान में वाला टाइम है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं आई समझ। बेटा ऊपर से पढ़ो ना, जो इसकी सब क्लोज 1 और 2 और फिर 3 नीचे पढ़ के, और जो ऊपर वाली बातें हैं ना उनके दरमियान जो है ना गैप जो है मैक्सिमम 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर डेट मेंशन नहीं है, डेट का एग्जैक्ट पता नहीं है तब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने डेट टाइम प्लेस तो हमने लिखना है ना। और जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर जी ये जॉइंटर ऑफ चार्जेस क्या होगा? जॉइंटर ऑफ चार्जेस नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, 235 236 237। ठीक है, ये ठीक हो गया। 234 से लेके 239 तक है। ये तो पहले इंट्रोडक्शन बताया ना,
ठीक है। ठीक हो गया जो आपका ये पहला क्वेश्चन है जेंडर ऑफ चार्जेस टेक्निकल सवाल है, तो अक्सर याद ओके तो होता है जुडिशरी में, ये 234 से लेकर 239 तक है बेटा। ओके हो गया, थैंक यू। जी साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक सेक्शन है सीआरपीसी में 561 सर, क्वैशमेंट ऑफ एफपीआर वगैरह। जी जी बिल्कुल है सर। उस सेक्शन को कैसे पढ़ना है, वो कुछ समझ नहीं आ रही सर उसकी में मुझे। आपको नोट्स में ये व्हाट्सएप वाली क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है 561। इसमें 3 ग्राउंड्स हैं बेटा, ठीक है, 3। जी सर बोले। ठीक है, जिसे हम कह देते थे जैसे 151 है ना, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, जैसे सीपीसी में 151। बिल्कुल सर। ठीक है, इसी तरीके से जो 3 उसके ग्राउंड्स है ना, इसी तरीके से 3 इसके ग्राउंड्स हैं, सेम उसकी तरीके से। ठीक है, कि जब आपको कोर्ट को पहली बात ये है कि व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए जब आपके पास कोई और रास्ता ना हो, व्हेन देयर इज एनी अब्यूज प्रोसेस ऑन द व्हिच इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, यानी कि 3 ग्राउंड इसमें लिखे हुए हैं। जब ऐसे हालात में कोर्ट क्या कर सकती है, यानी कि आप समझते हो कि एक एफआईआर जो हुई है वो गलत हुई है, समझ आ रही है बेटा बात की? आप कहते हो कि कानून जी सर बिल्कुल किया ये एफआईआर नहीं बनती नहीं थी। ठीक है, तो तब कोर्ट 561 में वो करके वो एफआईआर क्या कर देते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं। 3 ग्राउंड है उसके सर। 151 ये वही सेक्शन है ना 561 जिसमें डिफरेंस आ जाता है अक्सर 151 सीपीसी और जी जी जी, ये जुडिशरी में आता है। जी सर बिल्कुल सर। जी जी सर, उसमें वो लिमिटेशन देता है और इसमें क्वेश्चन वगैरह सर आती है सर। इसमें मैं कहता हूँ जो 561 है ना, 561 में लिमिटेशन है कोई। ठीक है, जहाँ पे कोर्ट को ये लगता है ना, और सबसे बड़ी बात ये कोर्ट को मुतमईन होना जरूरी है। ठीक है, और ये ऐसे कोर्ट एक्सरसाइज करती नहीं है बेटा, ये चेक एंड बैलेंस भी इम्पोज होता है कोर्ट पे, ये इंटरप्रिटेशन है, ये स्टैट्यूट है, ये आला दिए के फैसले भी हैं कि अगर आपने जनाब इन चीजों को डिटेन करना है ना, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होने चाहिए। ठीक है, सही हो आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। जैसे मेन इसकी जो प्रैक्टिस चलती है बेटा, वो आपकी ये चलती है एफआईआर में क्वेश्चन करवाने के लिए होता है, इसके जो मोस्टली जो है चल रही होती है। ठीक है, सही सही, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी सर मेरा क्वेश्चन था 164B सेक्शन से। 164B जी, डीएनए टेस्ट जिसमें होता है। जी बेटा। सर उसमें ये है कि जो विक्टिम होगा उसके कंसेंट के साथ आप डीएनए सैंपल ले सकते हैं ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। बिल्कुल। तो इस चीज के पीछे लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था उसका, जो कंसेंट लेने के लिए? बेटा कंसेंट इसकी ये थी, अब इसके लेजिस्लेचर का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, मैं तो प्रोसीजर का बता सकता हूँ आपको। ठीक है बेटा, देखो बेटा जो होती है ना आपकी मेन चीज एविडेंस। ठीक है, तो मेन सबसे मेन चीज ये होती है कि जो ऐसा ऑफेंस होता है, लाइक जैसे आपका ये ऐसे ऑफेंस होते हैं आपके डीएनए अक्सर जो आपको ये रेप केस में ये जिस चीज में ये मामला होते हैं, क्योंकि ये आप देखो ना उसकी कम से कम जो डेथ है सजा उसमें 376 में और 365B में वो 10 ईयर है, कम से कम सजा की नहीं होती है 10 साल। तो इन लोगों को फिर लोग करने के लिए, सिक्योर करने के लिए एक चीज जो है ऑथेंटिक पीस ऑफ एविडेंस लाने के लिए, एक कोरोबोरेशन के लिए, ताकि वाकई ये मामला हुआ है, तो कोर्ट फिर उसको कहती है भाई आओ आप क्या कराओ, डीएनए कराओ। अगर वो तो कर जाए कोरोबोरेट तो फिर तो बंदा फटे पे चढ़ता जाता है। अब एक बंदा खड़ा होकर इल्जाम लगा दे कि किसी ने मेरे साथ ज्यादती किया, जैसे ये कल केस आया संतिया का। ठीक है, अगर आपको ये रहमान मलिक वाला और ये, तो पुलिस ने यही रिपोर्ट फिनिश करवाई है कि जनाब जो है संतिया कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस जमा नहीं करवा सकती, तो इस पर हम ज्यादती का केस बनता ही नहीं बेटा। इस वजह से उस अपने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रूविंग ऑफ द केस, ठीक है, इसकी एज अ एविडेंस जो होता है वो जरूरत पड़ती है। और ठीक है सर, थैंक यू सर, कोई और ठीक है सर, थैंक यू। और कोई और बात पूछनी है बेटा आप मुझसे? हैंड रेज करो, मैं आपको ये जो है, मेरे पास अब टाइम भी कम है बेटा, तो
जी ये साहब बोलो बेटा, अब आप वैसे ही बोल दो, अब हर किसी के पास है, खुद अपने आप को अनम्यूट कर लो साहब। सर ये हॉस्टाइल विटनेस क्या है? हॉस्टाइल विटनेस ये होता है 150 है जी, आर्टिकल क्यूएस कानूनी शहादत, ये आपके क्यूएस पार्ट 2 का हिस्सा था जो कि मैंने नहीं पढ़ाया आपको। ये वो होता है जब आपका गवाह मुकर जाता है, आपका अपना एक शहादत का जो विटनेस होता है वो आपके हक में जो है वो शहादत देना छोड़ जाए, तो फिर आप उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करवा के पहले एप्लीकेशन दोगे कोर्ट को, और उस पर खुद ही जरा करोगे, उस पर क्या करोगे, खुद ही जरा करोगे। आर्टिकल 150 ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर ये डील करता है हॉस्टाइल विटनेस को, क्रॉस एग्जामिनेशन टू हिज ओन विटनेस। फिर जो आपने वो बातें क्रॉस में उसने पूछनी होती हैं वो खुद आप उसके मुंह से निकलवा लेते हैं। ये जो आपकी झूठी शहादत के आपके प्रोविजंस है ना, इसी बात पे हिट करते हैं। तो जब आपका जो ये 3-4 ग्राउंड्स हैं बेटा, कि अगर आपको ये लगता है कि जो आपका वो वरियन है वो सही नहीं बता रहा, अगर आपको ये लगता है कि वो बायस्ड हो गया है, तीसरी बात ये कि उसने कोई बराबरी ले ली है, अगर ये कोर्ट इस बात पे आ जाए और आप एप्लीकेशन देते तो कोर्ट इन तमाम मामलात को देख के डिक्लेयर कर देगी कि ये जो गवाह है ना ये मुकर गया और इसका जो स्टेटस आता है वो हॉस्टाइल विटनेस है। आप सही है अपने जब खुद जरा करते हो, पहले तो मुल्ज़म के वकील करते हैं ना, लेकिन जब आपका कंप्लेनेंट अपने जो है उस पे करता है क्रॉस अपने गवाह पे, उसे कहते हैं हॉस्टाइल विटनेस। सही, थैंक यू सर। और कोई बात पूछनी है बेटा किसी ने? बेटा किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। सर एक और क्वेश्चन है जी जी पूछो। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से। जी जी सर उसमें लिखा हुआ था कि अगर किसी भी जो है नेचुरल डिके जिनका जल्दी हो जाता है, चीजों का पेरिशेबल इन नेचर चीजें होंगी, तो अगर उनको यूज किया जाता है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो सर क्रॉप्स वगैरह को कैसे कर सकते हैं? नहीं बेटा क्रॉप्स में नहीं होता है। अब कोई चीज जो अटैचमेंट में रिकवर हुई है, ठीक है, रिकवरी हुई है, हाँ जी, रिकवरी अटैचमेंट में हो जाती है, प्रोक्लेमेशन में हो जाती है। अब वो चीज अगर कोर्ट अटैच करती है तो वो पता है कि ये खराब हो जानी है या जाया हो जाएगी, फिर कोर्ट उसको भेज देगी, उसके जो पैसे होंगे वो अपने पास स्टोर करके रख लेते। ये होता है डिस्पोजल का मतलब एक वो प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कल उसकी रिकवरी होती है दौरान जो केस प्रॉपर्टी जो आप समझते हैं कि जो उसकी है माल मुकदमा जो उसने किया है, आप चोरी किस चीज की करते हो, गंदम की चोरी करते हो, ठीक है, आप इल्जाम भी गंदम कर, ठीक है, अगर गंदम आपसे रिकवर होती है तो फिर कोर्ट उसको अपनी कस्टडी में तो लेना ही लेना है ना। अव्वल तो बेटा सबसे पहले सुपुर्दारी हो जाती है हर चीज की, ये याद रखना। अब ट्रक जा रहा है, अब मेरी बात सुनिए, ये बात आप करिए, ट्रक जा रहा है फ्रूटों का, अब उस फ्रूट वाले ट्रक में पड़ी हुई है हीरोइन, ठीक है, अब हीरोइन तो उन्होंने बरामद कर ली, उन्होंने अपने पास रख लेना, और हमें पता है ये जो ये ट्रक खड़ा हुआ है ना जी, ये 2 दिन बाद खराब हो जाना, तो फिर उसको डिस्पोज आपको करना ही पड़ना ना बेटा। तो इन हालात में जो डिस्पोजल होती है बेटा, कोई भैंस है आपकी बीमार हो जाएगी या उसका कोई ऐसे मामला उसको खाना को खिलाना पड़ता है, फिर उसको सरकारी फाटक में भेज देते हैं। तो ये प्रोसीजर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये नहीं है कि वो चीज, वो तो अगर आपने बात करनी है वो सेक्शन 51 से शुरू होना है, 51 सीआरपीसी ड्यूरिंग द सर्च एट द फर्स्ट स्टेज, ठीक है, जब भी जो इन्होंने सर्च करनी है उसकी जो चीज कब्जे से लेनी है पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ले लेनी है। अगर आपको ये बात याद हो तो 51 सीआरपीसी, मेरा तो इसमें बेटा कोई जरूरत नहीं है ना कि आपकी बेस कैसी है जी। हाँ जी ठीक है। 51 सीआरपीसी अगर आप एक दफा पढ़ लोगे तो ये चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है थ्रू आउट द ट्रायल, जो एक मुकदमा होता है आपका, तो उसको डिस्पोज ऑफ करना कोर्ट ने कैसे करना, जहाँ पे आपको ये लगे कि ये प्रॉपर्टी जो ये चेंज जो है जो इस मुकदमे में थी ये खराब हो जानी है, ये इस केस में जो थी ये खराब हो जाएगी, तो कोर्ट उसको क्या कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन रिसीवर की ये मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शंस हैं कोर्ट की। अगर कोई और चीज है जिसको वो अपॉइंट कर सकती है, रिसीवर को असाइन नहीं बना सकती है, इसमें नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी डिस्पोज होगी। लेकिन मेजॉरिटी ये इस पे जो केसेस होते हैं बेटा वो सुपुर्दारी हो जाती है, सुपुर्दार मुकर्रर हो जाते हैं। और जी तो सावधान, आप तो हाथ नीचे कर ले, हाथ तेरा ऊपर ही है अभी तक बेटा। कोई और क्वेश्चन? जी सर मैं कर रहा हूँ। किसी ने और क्वेश्चन किसी ने पूछना? अदील कल क्या डिसाइड किया था बेटा? मैं तो ऐसे डेली बोंगियां मार देता हूँ, कोई एक आप बना लो कि रोड मैप, ठीक है, मुझे बता दो कि सर ये चीज हमें फिर पढ़ा दें, तो मैं फिर उसको अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनल के सिलेबस का पूछ रहे हैं बार बार। सर कौन सा सिलेबस है? बेटा जितना मैंने पढ़ाया सिलेबस तो वही होना। सर जो डे 1 से पढ़ा है वो सारा?
आप तो वो तो बहुत ज्यादा ये बेटा ये मुझे इसमें कोई नहीं है। मैं जब अगर क्लासेस शुरू होती है ना तो मैं चेक कर लूंगा, अगर आप कुछ सीआरपीसी का पल्ले हुआ तो फिर तो मैं इसको कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। नहीं तो मैं ओपन बात कर रहा हूँ बेटा, ये 2 क्लासों के सामने कर रहा हूँ आपकी जो है तैयारी की खातिर, ठीक है। मैंने ये पूरा सिलेबस देने ही देना, तब जाके सीआरपीसी तैयार होनी है, तब जाके उन्होंने पढ़ना है, ठीक है। और हम सुन तो ये रहे हैं कि पेपर होना ही सारा फाइनल की बुनियाद पे, ये असाइनमेंट ये सारा ड्रामा था, ये सेशन मार्क्स में काउंट हो जाएंगे। आपके पेपर पूरे नंबरों को होना, ये याद रखिएगा और अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। और ये मेरा सिलेबस थोड़ा सा नहीं है बेटा, ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं और मुझे पता है मेरे पास अगर इतना पन्ना बड़ा पड़ा है मेरे लेक्चरों का, तो आपके पास कितना मटीरियल होगा, ठीक है। तो ये तैयारी करते हो, ये सबको मेरा पैगाम भी दे देना। और मैं सिलेबस की वजह से मैंने कंप्रोमाइज़ को नहीं करना। और अगर आज मैं भी ये 1.5 घंटे के ट्रैवल करके यहाँ पे आके बैठ के पढ़ाता हूँ आपको, तो बेटा ये चीज़ें मेरे लिए भी पेनफुल है। अगर मैं शहर में होता ना, तो ये जो लोग आपको कहते हैं सर टाइम पे क्लास नहीं लेते, तो बेटा मेरे पहली बात ये कि मेरे मामू खालिद के मरीज हैं, या कई लोगों ने अगर देखा होगा स्टेटस मेरा कभी, तो उसके साथ बेटा मुझे 1.5 घंटे की मुसाफत करके आना पड़ता है डेली यहाँ पे, जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ाता हूँ। मैं गाँव में नहीं बैठा हुआ, मैं शहर में आकर पढ़ाता हूँ। आपको मेरे गाँव में सिग्नल नहीं आता, तो हम भी तो आपको अकोमोडेट कर देते हैं। अगर हमें एक आपको तो फायदा तो आपका ही है। मैंने कभी आपकी किसी क्लास में इंटरप्ट नहीं किया। अब आपकी क्लास मुझे पता है 12:10 पे 12:15 पे रामी साहब की शुरू होनी है, मैंने छोड़ देनी है क्लास, और मेरे ऐसे भी 2 मिनट रह गए, मैं तो अपने आप मैनेज करके बैठा हूँ। ये चीजें बेटा देखा करो, हमारी भी मजबूरी है, समझा करो हालात। सर ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होती है? ये 503 504 सर जी। वालेकुम सलाम 506 धमकियां बोलन जो का छड्या ही नहीं, बंद कर देना तुसी। तू मुझे फोन कर लेना बाद में, जरा मुझे फोन कर। इसमें देखने वास्ते आना स्पेशल। अच्छा यार मुझे फोन नंबर सेंड करना, मैंने भी आपसे बात करनी है, ठीक है। साहब समझ आइए साहब, मैं उन्हीं का जी सर, मुझे यहाँ तक समझ आई, आपने 503 कहा है सर। धमकियां नहीं होती, धमकियां देना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन 506। अच्छा 506 ये 509-10 तक जाता है पूरा चैप्टर की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ लेना इसके एक दफा, बड़े मजे की चीजें सर। ये 509 और 508 जरूर पढ़ना, 509 और 508, ठीक है। और वैसे सर ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन और एक्सटॉर्शन में फिर क्या फर्क होगा? वो बत्ताखोरी होता है, वो पत्थर लेना, वो बत्ताखोरी है, वो बत्ताखोरी। ये अटेंडेंस मुझे भेज देना मियां जी, मेरा टाइम खत्म हो रहा है और मैं आपको कल नोट्स दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मेरे सर वो प्लीज वो मुदस्सर किसी के नोट्स बन रहे हैं, वो सर वो प्लीज कर दीजिएगा आउटलाइन जो मुदस्सर ने कहा है सर, वो मुझे भी नहीं सर पता उसके बारे में सर, सिलेबस पढ़िए जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। चलिए जी अटेंडेंस भेज दीजिएगा, अलीन मेरी बात सुन रहे हो तो अटेंडेंस भेज देना, और रज़ाक आप भी भेज देना।